गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम चल रहा था। ठीक है, तो एंजाइम्स में अपन ने आइसो एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आइसो एंजाइम्स में अपने लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और दूसरा एंजाइम डिस्कस किया था। उसके अंदर एक तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और दूसरा था अपना कौन सा, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। इनका अपने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। एक बार अपन ये देखते हैं डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या होती है एंजाइम्स की? तो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, ये लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या फिर डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या होती है एंजाइम्स की। तो हर एक एंजाइम्स का बॉडी के अंदर एक लेवल क्या होता है, मेंटेन कर होता है। तो उस लेवल से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है, डिजीज को वो इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन बात करें ट्रांस अमीनेसेस। ट्रांस अमीनेसेस में आते हैं SGOT और SGPT। ठीक है, सीरम ट्रांस अमीनेसेस ठीक है, ट्रांस अमीनेसेस में आते हैं अपने एक तो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, इसके अंदर दो एंजाइम आते हैं एस्पार्टेट। तो जो तुम्हारा रिवीजन एंजाइम्स का, क्योंकि कुछ बच्चे क्या थे बाद में क्लास ज्वाइन नहीं करी थी उन्होंने, इसीलिए मैं एक बार ये कंप्लीट करा रही हूँ। तो मैं एंजाइम्स का ये तुम्हारे पास लिखा हुआ सारा है। एस्पार्टेट अमीनो सबसे पहले है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांस अमीनेज। इसको दूसरा नाम भी है और इसको बोलते हैं ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांस अमीनेज। ठीक है, ये एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज AST और GOT। सीरम के अंदर होगा तो SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांस अमीनेज। ट्रांस अमीनेज दो एंजाइम है, एक तो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, दूसरा होता है इसके अंदर एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज, इसको अपन ALT भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमीनेज। ग्लूटामेट अमीनो ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमीनेज। ठीक है, ग्लूटामेट पायरो ट्रांस अमीनेज GPT। ठीक है, इन दोनों एंजाइम की सीरम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इसकी इंपॉर्टेंस होती है। दोनों एंजाइम, एक तो AST और दूसरी ALT या GPT। ठीक है, सीरम नॉर्मली इसको बोलते हैं SGOT, इसको बोलते हैं SGOT और इसको बोलते हैं SGPT। ठीक है, इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है। जब इनका लेवल बढ़ता है सीरम के अंदर तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि वायरल हेपेटाइटिस हो या फिर लिवर डिजीज हो
तो उस समय क्या होता है SGOT और SGPT का लेवल क्या होता है, रेज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एंजाइम्स के नाम देख लिए हमने और अब देखेंगे कि इन वायरल हेपेटाइटिस और अदर लिवर डिजीजेस, इन वायरल हेपेटाइटिस एंड अदर लिवर डिजीजेस में इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ SGOT एंड SGPT। तो वायरल हेपेटाइटिस में और अदर लिवर डिजीजेस के अंदर सीरम के अंदर SGOT और SGPT का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। बिफोर मतलब कोई अपने अंदर साइन नहीं आया, इससे पहले इनका लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई उसको वायरल डिजीजेस है या वायरल लिवर डिजीजेस है। ठीक है, ये तो हुआ तुम्हें इसके बारे में। दूसरा अपन ने दूसरा एंजाइम बताया था, कौन सा, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसमें से भी ज़्यादा SGOT होता है, SGOT उसका लेवल हार्ट अटैक्स में बढ़ता है, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के समय। इसके अलावा SGOT इसका लेवल कब बढ़ता है, हार्ट अटैक्स और MI के समय भी इसका लेवल, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के समय भी इसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और SGPT का तो मेन लिवर डिजीजेस है उसके अंदर होता है। ठीक है, दूसरा एंजाइम अपन ने एक डिस्कस किया था, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखा था अपन ने, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसका अपन ने देख रखा है। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज का लेवल कब इंक्रीज होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के समय। उसमें भी अपन ने बताया था LDH2 है, उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 12 से 18 घंटे के अंदर। ठीक है, और अपन ने इस लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज का डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा मायोकार्डियल क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज में भी अपन ने देखा था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के समय ये अर्लियर मार्कर होता है, मतलब सबसे पहला मार्कर होता है जो कि क्या होता है, जिसमें कि इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक एंजाइम और देखा था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा एक एंजाइम था एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इन दोनों को अपन उसमें से भी लिख सकते हैं। दूसरा था एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज को ALP भी बोलते हैं, ALP। ठीक है, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है हेपेटोबाइलियरी डिजीज और बॉर्न डिजीजेस के लिए। कौन सी, हेपेटोबाइलियरी डिजीज और बॉर्न डिजीजेस में इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कौन सी, हेपेटोबाइलियरी डिजीज, मतलब हेपेटोबाइलियरी डिजीज और है बॉर्न डिजीज, उसके अंदर इसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ ALP, ये भी अपन ने लिख लिया था। ठीक है, उसके बाद एक और एंजाइम था गामा ग्लूटेमिल ट्रांसपेप्टाइडेज। ये सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं, लिख चुके हैं, और मैं एक बार बता रही हूँ तुम्हें। तो गामा ग्लूटेमिल ट्रांसपेप्टाइडेज, तो इसका लेवल हेपेटोबाइलियरी सिस्टम में और लिवर डिजीजेस में एक इसका लेवल क्या होता है, बढ़ता है। और मेनली एल्कोहलिज्म के समय, एल्कोहलिज्म के समय इसका लेवल ज़्यादा होता है। कौन सा, गामा ग्लूटेमिल ट्रांसपेप्टाइडेज, गामा
गामा ग्लूटेविल ट्रांसपेप्टाइड बेस, इसका लेवल किसमें, लिवर डिजीजेस में क्या होता है, बढ़ता है। और मेनली कब, अल्कोहलिक के समय इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक और एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज होता है वो पैनक्रेटाइटिस के समय, पैनक्रेटाइटिस में इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक और एंजाइम था एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम का लेवल रेज होता है, बढ़ता है, कब होता है, पैनक्रेटाइटिस के समय। पैनक्रेटाइटिस मतलब पैनक्रेस का इन्फ्लामेशन होता है, पैनक्रेस की कोई डिजीज हो जाती है, उस कंडीशन में इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा इसका क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। जो नॉर्मल सीरम लेवल है उससे ज़्यादा सीरम के अंदर इनका लेवल जब इंडिकेट होता है तो वो अलग अलग डिजीजेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंजाइम्स के बारे में अपन ने यही सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब जो टॉपिक आएगा तुम्हारा नेक्स्ट न्यू टॉपिक आएगा, उसका नाम है बफर। ये न्यू टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर आता है। बफर सबसे पहले बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में न्यू टॉपिक, नई यूनिट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर इसका सोडियम का, वाटर का, इसका सबका लेवल क्या होना, मेंटेन होना, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहलाता है। ठीक है, तो क्या होती है अपना इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, तो इनके बीच में बैलेंस बनना वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। उसके लिए अपने के अंदर बफर सिस्टम काम करता है, वो एसिड और बेस के बैलेंस को बनाकर रखता है। ठीक है, नॉर्मल अपनी बॉडी में ब्लड की पीएच होती है, वो कितनी होती है, 7.35 से 7.45। देखो हाईलाइटली क्या होता है, ये एल्कलाइन होता है। नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45। ठीक है, ये स्लाइटली कैसा हुआ, एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है, पीएच जानते हो तुमने, पीएच पहले भी 11th में पढ़ा होगा, उसको मेंटेन करना वो बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके पीएच में चेंजेस आते हैं तो बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंसेस पैदा होते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर 3 लाइन सिस्टम होता है, 3 लाइन सिस्टम है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ये जो ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो the body has developed 3 lines of defense
अपनी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बनाए रखने के लिए बफर सिस्टम काम करता है। ठीक है, जो नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की पीएच क्या होती है, स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब क्या है कि अपने थोड़े से बेसिक कंटेंट ज़्यादा हो। ठीक है, तो बॉडी के अंदर 3 डिफेंस डेवलप होते हैं, जो कि डिफेंस सिस्टम डेवलप होता है, जो कि क्या करता है, बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को बना करके रखता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन रहती है। तो कौन से 3 सिस्टम हैं जो कि इसको बना के रखते हैं, तो देखो इसके अंदर ब्लड बफर, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म के द्वारा क्या होती है, एसिड और बेस का बैलेंस बना रहता है। एसिड और बेस अपनी बॉडी में मेंटेन रहते हैं और ब्लड की पीएच भी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो 3 सिस्टम कौन सा है, ब्लड बफर, एक तो ब्लड बफर, दूसरे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और तीसरा है रीनल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये ब्लड की पीएच चेंज ही क्यों होती है, क्योंकि अपन जो भी कुछ खा रहे हैं या फिर बाहर से CO2 जा रही है अपनी बॉडी में, तो वो क्या करती है, बॉडी की पीएच को चेंज करती है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा कोई भी डिजीज हो जाए तो उस कंडीशन में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, बेस का लेवल बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होती है, बॉडी की पीएच चेंज होती है, तो उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए अपनी बॉडी में 3 सिस्टम काम करते हैं। एक तो ब्लड बफर, एक सिस्टम है ब्लड बफर, दूसरा है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और तीसरा है रीनल मैकेनिज्म। इन तीनों के द्वारा अपने क्या होता है, बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। ब्लड बफर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे पहले अपन ब्लड बफर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बफर क्या होता है। बफर तुमने सुना होगा, बफर क्या डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तुमने नाम पहले भी सुने होंगे कि वीक एसिड का जो एक क्रिया चलती है, उसमें वीक एसिड के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बफर क्या है, एक बार पहले देखते हैं। अपन ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे और साथ साथ लिखते भी जाना। ब्लड बफर, ब्लड बफर में सबसे पहले आता है बफर क्या होता है, बफर, बफर क्या है, ए बफर may be defined as a solution of a weak acid and its salt with a strong base। बफर एक सॉल्यूशन होता है जो वीक एसिड, कभी भी कोई भी वीक एसिड होगा उसका जो सॉल्ट बनेगा, जैसे HCH होता है, ये वीक एसिड होता है, इसका जब अपन H+ आयन चले जाते हैं इसमें से, तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा बेस। जो बेस जो है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कभी भी उसका जो बेस बनता है उस सॉल्ट का, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो उसी को अपन बफर कहते हैं। और बफर क्या करता है कि पीएच जो चेंज होती है उसको रजिस्ट्रेट करता है, रजिस्ट करके रखता है। तो बफर resist the change in pH by the addition of acid or alkaline, and the buffering capacity is dependent on the concentration of the salt and acid। बफर कैसे मेंटेन करा, बफर का मतलब समझ में आया। बफर विल बी डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, वीक एसिड हो और उसका जो सॉल्ट है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है। फिर आगे है बफर, the
बफर क्या करता है, बफर रजिस्ट मतलब रोकता है। बफर क्या करता है, रोकता है, रजिस्ट्रेशन आता है उसमें, प्रतिरोध पैदा करता है। रजिस्ट द चेंज मतलब बदलने को, चेंज इन pH by the addition of acid और alkaline। ठीक है, तो बफर क्या करता है, रजिस्ट करके रखता है, मतलब प्रतिरोध कर देता है चेंज इन पीएच, मतलब पीएच में चेंज हो गई। जैसे ही पीएच में क्या हुआ कि पीएच चेंज हो गई और वो एसिडिक हो गई, कैसी होगी, पीएच एसिडिक, तो उसमें क्या ऐड कर देगा, एल्कलाइन ऐड कर देगा, तो पीएच चेंज नहीं होगी। तो बाय द एडिशन ऑफ एसिड और एल्कलाइन, किसके, एसिड और एल्कलाइन के एडिशन से, क्योंकि बफर क्या होता है, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक वीक एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो उसको वो पीएच को चेंज नहीं होता। और बफरिंग कैपेसिटी वो किस पर डिपेंड होती है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एंड एसिड। इस पर बफरिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, सॉल्ट पर और एसिड पर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है। एंड दी ये इंपॉर्टेंट ये चीज लिखना जरूरी है। एंड दी बफरिंग कैपेसिटी is dependent on the concentration of salt and acid। ठीक है, सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड होती है क्या, बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब ब्लड के अंदर 3 बफर सिस्टम होते हैं, 3 बफर सिस्टम है, मतलब ब्लड के अंदर 3 बफर के सॉल्यूशन पाए जाते हैं जो कि उसके पीएच को चेंज नहीं होने देते। ये ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके नाम देख लेते हैं कि द ब्लड कंसिस्ट ऑफ 3 बफर सिस्टम। बफर के बारे में देख लिया, बफर क्या होता है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, बफर क्या करता है, रजिस्ट करता है, मतलब प्रतिरोध पैदा करता है, चेंज इन द पीएच, पीएच को चेंज नहीं होने देता, बाय द एडिशन मतलब एडिशन के द्वारा, किसके, एसिड और एल्कलाइन के एडिशन के द्वारा। एंड बफरिंग कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड होती है, सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है। अब है कि अपनी बॉडी में 3 बफर सिस्टम प्रेजेंट हैं। 3 बफर सिस्टम कौन कौन से हैं, उनके नाम देख लेते हैं। 3 बफर सिस्टम होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर, दूसरा है फॉस्फेट बफर और तीसरा है प्रोटीन बफर। ठीक है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।